एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और आज का जो व्लॉग है ना बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो उन सभी माताओं के लिए जो मेरे जैसे मदरहुड में है और अभी क्या आने वाले हैं, बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो बच्चों से ज़्यादा तो पेरेंट्स है ना, वो जो स्ट्रेस रहते हैं क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं और फाइनल एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं और फेस्टिवल्स के भी टाइम है, घर में शादी वगैरह भी रहती है। तो बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं कि बच्चों को पढ़ाई कैसे कराई जाए। और आप सभी को पता है, जैसे कि मेरा वेदांत, ही इज़ इन 7th क्लास और गौरी तो अभी बहुत छोटी है, बट वेदांत की थोड़ी ज़्यादा मुझे चिंता लगी रहती है। तो चिंता है ना, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा कर देती है आपको भी और आपके बच्चे को भी। तो मेरा कुछ एक्सपीरियंस है जो मैं उसको, मतलब कोरोना से पहले तो वो एकदम बढ़िया था, फर्स्ट क्लास चल रही थी उसकी पढ़ाई, बट कोरोना के बाद यानी कि कोविड के बाद, कोविड का जो टाइम था ना, वो जो टाइम था ना, वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टाइम था मेरे लिए। और मुझे लगता है मेरे जैसे और भी बहुत सारी मदर्स होंगी जिनके लिए वो जो टाइम था बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। तो उसी चीज़ से उलझ रही थी मैं काफ़ी टाइम से, उसकी पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा, मतलब उससे ज़्यादा मुझे टेंशन होने लग रही थी। तो मैंने काफ़ी सारी रिसर्च करी, काफ़ी सारे बुक्स वगैरह भी पढ़ी, काफ़ी सारी मतलब मैंने ओवरऑल गैदर करी कि किस तरीके से इसको पढ़ाया जाए। और जो वेदांत है ना, वो एक्चुअली में लास्ट टाइम पे ही पढ़ाई करता है, वो कभी भी पहले से प्रिपेयर नहीं करता। अगर वो पहले से प्रिपेयर करे तो पता नहीं उसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है, और बाकी वो एंड मौके पे ही प्रिपरेशंस करता है मोस्टली। अब आप सोचो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो उसको अभी थोड़ी चिंता हो गई है क्योंकि एग्ज़ाम्स आ गए हैं, और अदरवाइज़ वो बहुत ज़्यादा कैजुअल है पढ़ाई को लेके। और उसके जैसे और बहुत सारे बच्चे होंगे जो पढ़ाई को लेके कैजुअल होंगे। तो बस यही सारी चीज़ सोच के मुझे लगा कि क्यों ना आप लोगों के साथ ये सारी जो वरीज़ है मेरी आपके साथ शेयर की जाए। हो सकता है आप लोग भी कहीं ना कहीं वरी कर रहे हो, चिंता कर रहे हो अपने बच्चों के एग्ज़ाम्स के लिए। तो बस वही चीज़ मैं सोची आप लोग के साथ आज बात की जाए इस बारे में। अभी वेदांत भी स्कूल गया हुआ है और गौरी सो रही है क्योंकि उसकी काफ़ी टाइम से तबीयत ठीक नहीं है, तो वो अभी रेस्ट पर ही है, स्कूल नहीं जा रही है। तो मतलब इतने इन्फॉर्मेशन गैदर करी है मैंने, इतनी ज़्यादा डीप रिसर्च करी है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। मैं बहुत टाइम से इस चीज़ के बारे में रिसर्च कर रही हूँ, उसको ऑब्ज़र्व भी करती हूँ। और आप झूठ नहीं बोलूँगी, मैं कई बार उसके ऊपर हाथ भी उठा देती हूँ। फिज़िकल वायलेंस जो बहुत ही गलत चीज़ है, बच्चों के साथ नहीं करनी चाहिए, बट कहीं ना कहीं वो हो जाता है। बट अभी कुछ टाइम से मैंने अपने हाथों को कंट्रोल कर रखा है और कोशिश करती हूँ कि उसको प्यार से ही समझाऊँ, क्योंकि एक तो वो एज ऐसी आ रही है उसकी, ऑलरेडी 12-1 साल का है। तो अब धीरे धीरे आपको पता ही है बच्चों में काफ़ी सारे जो टीनेजर्स होते हैं, इन वाली एजेस में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो आज मैं सोची आप लोगों से कुछ टिप्स शेयर करती हूँ, जब बच्चे पढ़ने के लिए बैठे तब कैसे क्या चीज़ें करनी चाहिए अपने को। सबसे पहली बात ना, कि जब बच्चों के एग्ज़ाम्स आ रहे होते हैं ना, तो आप मेरे जैसे, मैं रिपीट करती थी, वेदांत एग्ज़ाम्स आ रहे हैं पढ़ लो, वेदांत एग्ज़ाम्स आ रहे हैं पढ़ लो। आप मानोगे नहीं, दिन में पता नहीं मैं कितनी बार उसको बोल देती थी, और वो जो है ना उससे इरिटेट होने लग रहा था बहुत ज़्यादा। तो मुझे ऐसा लगा कि यार, जब आप इतना ज़्यादा किसी को प्रेशर करोगे, इतना ज़्यादा पोक करोगे, तो सामने वाला बंदा इरिटेट होना ही होना है। तो हमें एक्चुअली पढ़ाई से ना बच्चों को मोहब्बत करवानी है, प्यार करवाना है उनसे। और जब आप किसी चीज़ से प्यार करने लगते हो तो ऑटोमेटिकली आप वो चीज़ें अच्छे से करने लगते हो। बड़ा अजीब लग रहा होगा सुनने में कि आपको प्यार और मोहब्बत करनी है किताबों से, और करनी चाहिए, एक्चुअली करनी चाहिए। और उसके लिए हम उनका सपोर्ट बने, सपोर्ट सिस्टम बने उनका। तो अभी जैसे मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ जो मैंने शुरू करी हैं वेदांत के साथ। पहली जो इम्पॉर्टेंट फोरमोस्ट चीज़ है कि अब उसके 14 से ही एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो वैन टाइम पे ही पढ़ता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो कोशिश ये रहती है कि जब वो पढ़े तो वो पहली चीज़ कि वो बेड पे ना पढ़े। वैसे तो वो बेड पे पढ़ता नहीं है, बट पहला पॉइंट ये है कि कभी भी बच्चों को ना बेड के ऊपर बैठ के नहीं पढ़ाई करनी चाहिए। और अगर वो पढ़ रहे हैं तो नीचे बैठे, या फिर उनके पास स्टडी टेबल हो या फिर टेबल हो, और अगर डाइनिंग टेबल हो तो अगर वो वहाँ खाना खा रहे हैं तो पहले उसको क्लीन करें, उसके बाद उस पर बैठें। समझे आप मेरी बात? तो पहला पॉइंट ये है कि जब भी आप पढ़ो, या तो आप टेबल पे बैठ के पढ़ो
या फिर आप नीचे आंगन में बैठ के पढ़ो तो चटाई लगा लो, गद्दी बिछा लो, उसके ऊपर चौकी रख लो या स्टडी टेबल रख लो, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, बट बेड के ऊपर बैठ के नहीं पढ़ाई करनी चाहिए। ऐसा मुझे लगा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही बोलता है, क्योंकि मैं खुद भी कभी बेड के ऊपर बैठ के नहीं पढ़ाई करती थी, हमेशा टेबल पे ही बैठ के पढ़ती थी। एक तो नींद नहीं आती, आपको लथार्जिक नहीं होते, आपको ऐसा नहीं लगता है कि चलो सो जाते हैं, लेट जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। आपकी जो हमेशा बैक है ना वो स्ट्रेट रहनी चाहिए, करना चाहिए टेबल पे बैठ के या फिर नीचे बैठ के, यानी कि चौकी हो, आपको लेट के पढ़ाई नहीं करनी है, आपको ओवरऑल बैठ के पढ़ाई करनी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है, ये थोड़ी एस्ट्रो वाली बात हो गई, थोड़ा मानती हूँ मैं भी कहीं ना कहीं, एनी हाउ। तो बच्चों को जब भी पढ़ाई करवाए ना, तो जो डायरेक्शन है ना वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करती है। तो जो डायरेक्शन है ना हमेशा ईस्ट होना चाहिए या फिर नॉर्थ होना चाहिए, जिसको शायद उत्तर और पूर्व बोलते हैं। और तो ईस्ट डायरेक्शन में आपको पता है जैसे कि सूरज देवता उगते हैं, तो उस डायरेक्शन में अगर आप पढ़ाई करवाते हैं बच्चों को बैठा के तो वो बहुत अच्छा डायरेक्शन कहलाता है, बहुत ही बढ़िया रहता है। और जो वाइब्स आती है उस डायरेक्शन से बहुत अच्छी वाइब्स आती है, बहुत पॉजिटिविटी आती है उधर से, ठीक है। और तीसरा पॉइंट ये है कि जब भी आप बच्चे को पढ़ाने बैठाते हैं ना, तो जहाँ पे भी वो पढ़ रहा है, टेबल पे पढ़ रहा है या नीचे बैठ के पढ़ रहा है, और यहाँ जहाँ पर उसकी या तो स्टडी टेबल है जहाँ पे वो पढ़ता है, तो वहाँ पे एक छोटे से गणेश जी और एक सरस्वती माता की फ़ोटो ज़रूर से होनी चाहिए। गणेश जी आपको पता है वो क्या देते हैं, बहुत ही ज़्यादा माइंड शार्प है गणेश जी का, बहुत ही नॉलेजेबल है, ठीक है। और सरस्वती माता विद्या की देवी हैं, तो इन दोनों के ही हाथ जोड़ के हमें क्या करना है, अपनी पढ़ाई को शुरू करनी है अपनी स्टडीज़ को। तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, जब अगर बच्चे को बैठा रहे हो तो आप उसको बोलो कि गणपति जी को जय करे, भगवान को प्रणाम करे, गणपति बप्पा को, और कोई भी मंत्र उच्चारण कर ले 5 बार 7 बार, जितनी बार भी उसका मन करे बच्चे का, 5 बार तो मैक्सिमम करे, कि हाथ जोड़े, आंखें बंद करे और भगवान का नाम ले और बोले ओम गणपति देवाय नमः, या जो भी मंत्र आप बोलना चाहते हो, जो भी इजी वे में बच्चा बोल सकता है। तो वो कोई भी आप गणपति बाप्पा जय भी बोलोगे तो भी भगवान मान जाएंगे। तो आप 5 बार गणपति जी का उच्चारण करवा के, उनका मंत्र का उच्चारण करवा के पढ़ाई को शुरुआत करवाइए। तो बच्चा जब पढ़ ले और उसके बाद जब वो उठे ना, उसके बाद वो क्या करे, सरस्वती माता को प्रणाम करे और उनको बोले कि हे सरस्वती माता, मैंने जो भी किया है वो मुझे सारा याद हो जाए, सब कुछ मेमोराइज हो जाए मेरे को। और उनका भी कोई 5 मंत्र सरस्वती माता के जो भी बच्चे को आते हैं, या आप बच्चे को जो भी मंत्र सिखाना चाहते हैं, वो 5 मंत्र 5 बार उस मंत्र को बोले, जैसे ओम सरस्वती नमः, या फिर जो भी मंत्र आपको आता है उस तरीके से 5 बार उसको बोले और भगवान सरस्वती माता को बोले जो मैंने पढ़ा है आज वो मतलब याद रहे वो मुझे, ठीक। जरूरी चीज़ जो मैं आप लोग को बता रही हूँ वो हमेशा ध्यान रखना। आप करते थे ना, तो हमारे पेरेंट्स भी हमें यही बोलते थे कि जब आप किताबें खोलते हो, जब आप बुक्स खोलते हो ना, और जब आप उठते हो वापस, तो आप लोग कई बार क्या करते हो, बुक्स एज इट इज़ छोड़ देते हो। किताबें खुली हैं, कॉपियाँ खुली पड़ी हैं, पेन ओपन है, इरेज़र भी इधर उधर है, शार्पनर भी, कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा चीज़ें एज इट इज़ पड़ी हुई हैं। जैसे आप पढ़ रहे थे वैसे जब आप उठे तो वैसे ही पड़ा हुआ है सारी चीज़ें, बुक्स वगैरह। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि जब भी आप पढ़ाई करके उठते हो ना, तो एट अ टाइम आपको जो बुक है अपनी क्लोज़ करनी है, आपकी जो नोटबुक है वो भी क्लोज़ करनी है, आपके जो पेन्स हैं ओपन उनको बंद करना है, जगह जगह पे चीज़ रख के एज इट इज़ उस चौकी पे, उस टेबल पे, या जहाँ भी आप पढ़े हो वहाँ रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट बुक्स जो है उनको तुरंत बंद कर देना है। नहीं तो मैंने बोला ना, जब हम छोटे तो हमारे पेरेंट्स बोलते थे कि आ जाएगा शैतान, आ जाएगा, वो लेके चला जाएगा विद्या। तो वाकई में ये सच है, क्योंकि आपकी नेगेटिव वाइब्स आ सकती है जब अगर किताबें खुली हो, आइडल हो। तो अपनी विद्या को बहुत ध्यान से रखिए, उसको तुरंत जैसे ही आप पढ़ते हैं उसके तुरंत बाद आप उसको बंद करके एक साइड में रख दो, या जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे रख दो, ठीक है ना, समझ गए ना। तो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, बहुत छोटी सी। घर में कभी आप लोगों ने सुना ही होगा कि घर में कभी कभार बड़े ऐसे बोलते हैं कि अपनी किताबें बंद करके रखो, नहीं तो कोई राक्षस घुस जाएगा, शैतान घुस जाएगा। मैं भी अक्सर ऐसे ही बोलती हूँ अपने बच्चों से, तो किताबें हमेशा बंद करके रखनी चाहिए। और
एक और चीज़ वो ये कि आपकी जो स्टडी टेबल है, आपकी जो बुक शेल्फ्स हैं, या जहाँ भी आपने अपनी चीज़ों को रखा हुआ है, हमेशा अपनी चीज़ों को प्रॉपर्ली अरेंज करके रखिएगा, सिस्टमैटिकली रखिएगा। क्योंकि अगर आप उनकी वैल्यू नहीं करेंगे, अगर आप उनकी कदर नहीं करेंगे, तो वो भी आपकी नहीं करेंगे। तो ये यहाँ पे भी गिव एंड टेक रिलेशनशिप रहता है। तो ऑलवेज रिस्पेक्ट योर बुक्स, योर स्टेशनरी, योर टेबल, एवरीथिंग। जो भी आपको ज़रूरत पड़ती है पढ़ाई की चीज़ों में, उनकी चीज़ों की रिस्पेक्ट करो, उनकी वैल्यू करो, उनको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करके रखो। ऐसा नहीं है कि आपको ऑर्गेनाइजर्स चाहिए या कुछ भी, जैसे भी आप सिस्टमैटिकली रख सकते हो, बस क्लटर नहीं होना चाहिए, फैला नहीं होना चाहिए, एकदम प्रॉपर्ली मैनेज होनी चाहिए कि आप कोई चीज़ निकालो तो ईजिली आपको मिल जाए। समझ गए ना। और जब आप स्कूल से आते हो ना, तो अपने बैग्स को भी प्रॉपर्ली अपनी जगह पे रखो, कि भी एक स्पेस फिक्स कर दो आने के बाद। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके क्या, तीसरी बात, तीसरी या चौथी हो गई शायद, मैं गिन नहीं रही हूँ। जब भी आप बच्चों को पढ़ाते हैं ना, हमेशा आप कोई ना कोई रजिस्टर होना चाहिए, कोई ना कोई रफ कॉपी होनी चाहिए, या कुछ भी होना चाहिए। कि जैसे मैं मोस्टली विरान को पढ़ाती हूँ, और जैसे वो साइंस और मैथ्स की कोचिंग लेने जाता है, तो मैं उसको पढ़ाती हूँ, तो मेरे को खुद को भी आदत है, हैबिट है कि मुझे हाथ में पेंसिल चाहिए या पेन चाहिए, कुछ भी चाहिए। और जैसे जैसे मैं उसको पढ़ाती हूँ, कोशिश मैं करती हूँ कि वो उसके नोट्स बनाता रहे। तो जैसे एग्ज़ाम बहुत नियर है, आ ही गए हैं मतलब, तो इतना टाइम नहीं होता है, तो मैं उसको चैप्टर समझा देती हूँ, वो पॉइंट्स लिख लेता है। इस तरीके से करते हैं हम लोग पढ़ाई। और अगर वो रीडिंग कर रहा है, तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि वो हाइलाइटर्स उसके पास रहते हैं, जैसे अलग अलग तरीके के उसने हाइलाइटर्स खरीद रखे हैं। तो जब आप बुक्स वगैरह से रीड करते हो, तो हाईलाइट करते जाओ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को, ताकि जब आप दोबारा से देखो तो आपको याद रहे कि हाँ मैंने ये चीज़ हाईलाइट करी है। तो वो जल्दी आपको ढूंढना नहीं पड़ता है, आप फटाक से देख लेते हो कि अच्छा ये चीज़ मैंने हाईलाइट करी है, ये रहा यहाँ पे ये टॉपिक है, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लेते हैं। तो हाइलाइटर्स का जो यूज़ है ना, वो भी बहुत ज़रूरी होता है जब भी आप रीडिंग करते हैं या फिर आप नोट्स बनाते हैं इस तरीके से। अब जैसे वो नोट्स बनाता है जब वेदांत, तो वो इस तरीके के हॉटलाइन कुछ पेन्स हैं, ये भी कलरफुल पेन्स हैं, 10 कलर्स हैं इसके अंदर। वो हेडिंग लिखता है और फिर आगे शुरू कर देता है। तो वो मतलब काफ़ी कलरफुल कॉपी बना के रखता है अपनी, उसको बड़ा अच्छा लगता है। तो हर बच्चा अपने अपने तरीके से पढ़ाई करता है, तो वो ऐसी पढ़ाई करता है। उसको पेन्स चाहिए अलग अलग, और उसको स्टेशनरी का बहुत ज़्यादा शौक है, तो वो इसी तरीके से पढ़ाई करता है। जैसे हम लोग जब पढ़ाई करते थे, तब उस टाइम पे ब्लैक और ब्लू कलर का पेन यूज़ करते थे। ग्रीन तो अलाउड होते नहीं थे, और रेड भी अलाउड नहीं होते थे। तो हम ब्लैक और ब्लू पेन को ज़्यादा यूज़ में करते हैं। तो आप ब्लैक और ब्लू से भी अच्छे से नोट्स बना सकते हो, पेंसिल से कोई चीज़ को हाईलाइट कर सकते हो, स्केच कलर्स ले सकते हो अगर हाईलाइटर नहीं है तो। किसी तरीके से भी आपको मतलब कोई चीज़ अगर बोल्ड दिखानी है कि वो याद रहे, जब आप उसको देखो तो आप उसको हाईलाइट कर दोगे, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। एनी हाउ कहने का मतलब ये है, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम है, तो आप जब भी चैप्टर रीड करवाते हो बच्चे को, तो या तो वो बच्चा खुद रीड कर रहा है या आप खुद उसको रीड करके चैप्टर को एक्सप्लेन कर रहे हो। एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है चैप्टर्स की, क्योंकि अब बच्चे बड़ी क्लास में आ गए, तो चैप्टर्स एक्सप्लेन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बीच में से क्वेश्चंस आ जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो ये हैबिट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि हमेशा ऐसा नहीं कि आप बैक एक्सरसाइजेस पे ही डिपेंड रहो। आपको बीच की जितना भी चैप्टर है, आप स्टार्टिंग से उसको पढ़ो। अगर आप इंग्लिश और हिंदी पढ़ रहे हो, तो आपको स्पेशली जो ऑथर्स नेम है, अगर पोएम वगैरह पढ़ रहे हो, तो उनके पोएट के नाम, उनका कब जन्म हुआ था, कब उनकी मृत्यु हुई थी, यानी कि उनका बर्थ और डेथ, वो सारी चीज़ होनी चाहिए। पोएम की जो नेम है पोएम का, वो होना चाहिए। पोएम के ऑथर कौन थे, ये सारी चीज़ें भी आप बच्चे को तुरंत का तुरंत लिखवाते रहो। तो जब आप चीज़ें बता रहे होते हो ना, वो तुरंत लिख रहे होते हैं ना, तो वो बहुत जल्दी चीज़ों को गेन कर लेते हैं अपनी मेमोरी के अंदर। और राइटिंग एक ऐसी चीज़ है, जब आप लिखते हो ना, तो आपको याद रहता है, आप फोकस भी करते हो और आपको याद रहता है कि हाँ मैं ये चीज़ लिख रहा हूँ, तो वो जल्दी से आप मेमोराइज़ कर लेते हो, आपको याद हो जाता है, लर्न हो जाता है। तो मेरा मानना यही है कि जितना बच्चा रिटन करेगा, वो उतना ही जल्दी चीज़ें लर्न करेगा। तो सभी बच्चों से गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लिखने की हैबिट नहीं डालोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। एक तो अगर आप घर पे लिखने की हैबिट डालोगे, तो उससे पता है ये 2 फ़ायदे होंगे। पहला ये कि आप जब लिखोगे, नोट्स बनाओगे,
तो आप एग्ज़ाम टाइम पे जल्दी से देख लोगे, उसको रिवाइज़ कर लोगे, ठीक है, आपकी राइटिंग इम्प्रूव होगी। और दूसरी बात ये कि जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे होगे ना, तो आपको अगर लिखने की हैबिट होगी ना, तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी रहेगी, तो आपका पेपर छूटेगा नहीं। तो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट यही है कि अगर आप लिखते नहीं हो, ओरली चीज़ों को करते हो, तो ना तो आपको राइटिंग इम्प्रूव होती है, ना आपकी राइटिंग स्पीड बढ़ती है, ठीक है, और ना आप अच्छे से उसको याद कर पाते हो। तो आप लिख के ज़रूर करो कोई भी चीज़ अगर करते हो तो। और अब जैसे कुछ बच्चे हैं जो अकेले पढ़ लेते हैं, तो उनके साथ तो लोड नहीं होता है, बट उनको आपको बीच बीच में चेक करते रहना चाहिए किस तरीके से बच्चा पढ़ रहा है, क्या है वो सारी चीज़ें। और कुछ है जैसे वेदांत के जैसे कि उसको ऐसा रहता है कि मम्मा उसके साथ ही बैठे जब वो पढ़ाई करे, तो उसका एग्ज़ाम तो होता ही होता है, मेरा भी होता है साथ में, मुझे उसके साथ बैठना पड़ता है। वो जितने बजे तक रात को पढ़ता है, मुझे उसको पूरा सपोर्ट देना पड़ता है। ऐसा लगता है मैं भी एग्ज़ाम देने जा रही हूँ। बट होता ये चीज़ है कि अगर ऐसे भी बच्चे हैं, उनको लगता है कि उनके पेरेंट्स उनके साथ बैठे हैं, फादर बैठे हैं, मदर बैठे, तो बैठना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों की परफॉर्मेंस खाली उन्हीं के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, पेरेंट्स के ऊपर भी डिपेंड करती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि पेशेंस बहुत रखने पड़ेंगे आप लोगों को। आज का जो टीचिंग स्ट्रैटेजी है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, टीचिंग स्टाइल बहुत चेंज हो गया है, तो और बच्चों का एटीट्यूड, बिहेवियर भी बहुत चेंज हो गया है। कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम्स रहते हैं और उनको याद भी नहीं होता है, क्योंकि वेन टाइम पे ही पढ़ते हैं। तो एनी हाउ हमें उनका एक सपोर्ट सिस्टम बनना है, उनको मोटिवेट करते रहना है, उनको पॉजिटिव बातें बोलनी है कि आप कर सकते हो, बहुत अच्छा कर लोगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं तो खाली वही अच्छा करते हैं, एंड टाइम पे पढ़ने वाले बच्चे भी अच्छा करते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें बहुत ज़रूरी है बच्चों को बोलना, ताकि वो क्या हो, पुश हो, वो मोटिवेट हो, और वो जो भी चीज़ करे ना बहुत अच्छे से खुश मन से होके करें। अगर वो खुश मन से होके पढ़ाई करेंगे तो आप मानो वो बहुत ही अच्छे परसेंटेज ले आएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम बच्चे को पढ़ाएं तो हम उसको एटलीस्ट ये तो बोले कि भाई टारगेट बेस्ड पढ़ाई कर, कि इतनी देर तेरे को पढ़ाई करनी है, तो इतनी देर अगर 2 घंटे भी पढ़ो तो 2 घंटे ऐसे दो कि आप डूब जाओ किताबों के अंदर, ऐसी पढ़ाई करो, ठीक है ना। तो क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा स्विच होते हैं, ये करेंगे वो करेंगे ऐसे करेंगे, तो दे नीड ब्रेक एक्चुअली। तो ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे 1 घंटा पढ़ना चाहते हैं तो उनको 1 घंटे के बाद ब्रेक चाहिए, कुछ बच्चे 2 घंटे के बाद, कुछ बच्चे 4 घंटे के बाद। तो जैसी कैपेसिटी है, हर बच्चे की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, और हर बच्चे का जो तरीका होता है ना पढ़ने का, वो बहुत अलग होता है। सारे बच्चे बहुत अलग तरीके से पढ़ते हैं, बहुत डिफरेंट तरीका होता है। तो कभी भी जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि किसी भी बच्चे को कंपेयर मत करिए, कि भाई कंपैरिजन कर रहे हो आप। वो जैसे पढ़ रहा है उसको पढ़ने दो, बस आप उसको मोटिवेट करो, आप उसको पॉजिटिव चीज़ें दो, आपकी तरफ से पॉजिटिव वाइब्स दो, और एनवायरनमेंट अच्छा क्रिएट करो ताकि वो हैप्पीली पढ़ सके। और तो ऐसा एनवायरनमेंट बनाइए ताकि जो बच्चा है ना वो हैप्पीली पढ़ सके, अच्छा इनपुट दे सके, ताकि बढ़िया आउटपुट आ सके। और लास्ट में बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि कभी भी बच्चों को कंपैरिजन मत करिएगा उनके परसेंटेज रेशियोज़ में, या फिर किसी बच्चे को उस बच्चे को फैमिली के अंदर किसी बच्चे के साथ कंपैरिजन किया जाए कि आपके भाई बहन ऐसे पढ़ रहे हैं, या आपके दोस्त यार ऐसे पढ़ रहे हैं, या हम ऐसे पढ़ते थे। नेवर, क्योंकि हर बच्चे का जो क्राइटेरिया है, हर बच्चे की जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत डिफरेंट है। कुछ बच्चे पूरा दिन पढ़ के भी अच्छे परसेंटेज नहीं ला पाते हैं, कुछ बच्चे थोड़ी देर पढ़ के भी ले आते हैं, कुछ बच्चे पूरी साल पढ़ते हैं तो भी नहीं आ पाते हैं, कुछ बच्चे एंड टाइम पे पढ़ के ले आते हैं। तो कहने का मतलब ये है सिनेरियोज दैट कि हर बच्चे की जो कैपेबिलिटी है, उनकी जो स्टाइल है, उनकी जो स्ट्रैटेजी है, दैट इज़ वेरी डिफरेंट। और बस यही है। तो प्लीज़ डोंट कंपेयर योर चाइल्ड विद द अदर चाइल्ड। आपकी फैमिली के अंदर हो, आपके फ्रेंड्स के साथ हो, या फिर XYZ कुछ भी हो, डोंट कंपेयर योर चाइल्ड विद एनीवन। दैट्स ऑल। और होपफुली जो आज का व्लॉग है आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि व्लॉग कैसा लगा ये वाला। ये कुछ अलग हटके था, तो आई थॉट कि आप लोग के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें सफ़र कर रही थी, तो आई थॉट कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो बस वही सारी चीज़ें करी मैंने आप लोगों के साथ।
तो उन सभी बच्चों को हमारी द लोहिया फैमिली की तरफ से बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स, कमिंग एग्ज़ाम्स। डू योर बेस्ट, डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करिएगा, पॉजिटिवली पढ़िएगा, हंस के पढ़िएगा, बिल्कुल लोड मत लीजिएगा पढ़ाई का, चाहे कितना भी सिलेबस हो। हैप्पीली करिए, थोड़ा सा थोड़ा करिए, पर करिए तरीके से, भले ही दिन रात लगा दो, अच्छे से पढ़ाई करनी है। थोड़े दिन है एग्ज़ाम्स के, उसके बाद तो ऐश ही काटनी है आप लोगों को। छुट्टियाँ पड़ने वाली हैं, गर्मियों की छुट्टियाँ आ जाएंगी, उसके बाद एग्ज़ाम्स के बाद नई क्लास में जाने वाले हो। तो बस एज अ टीचर मैं आप सभी को यही बोलूँगी कि अच्छे से पढ़ाई करिएगा, लोड मत लीजिएगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक